नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। अब बिहार के कई जिलों में दूर होगा जल संकट। बिहार वासियों को बारिश से फिलहाल कोई राहत नहीं। बिहार के लगभग 2963 विद्यालय जुड़ेंगे अब पक्की सड़क से। चिराग ने तेजस्वी के ऑफर को सुनने के बाद दिया धन्यवाद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना पेश की है, जिसके तहत विभाग ने यह साफ कर दिया है कि एसटीईटी 2019 की परीक्षा को पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को योग्य माना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, शिक्षकों की किस्मत का फैसला लेने के लिए 22 जून को एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद कमेटी ने 23 जून को अपनी अनुशंसा दी थी, जिसमें दोनों श्रेणियों को शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने के लिए अवसर देने की सिफारिश की गई। इसको लेकर कमेटी ने 5 बिंदुओं पर अपनी अनुशंसा दी है। ज्ञात हो, समिति ने एसटीईटी 2019 के परिणाम, जो कि 2 श्रेणी क्वालिफाइड एंड इन मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया था। अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के 7वें चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की सिफारिश की गई थी। DFCCIL ने जूनियर मैनेजर समेत कई पदों पर निकाली भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जूनियर मैनेजर, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव के 1074 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अब 23 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके साथ ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए योग्यता अलग अलग तय की गई है। ऐसे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब बिहार के कई जिलों में दूर होगा जल संकट। अब बिहार में जल्द ही जल संकट दूर होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार की गंगा उद्वह योजना के तहत 3000 करोड़ की राशि खर्च करके पटना जिले के हाथीदह से गंगा जल पाइपलाइन के जरिए नालंदा के राजगीर, नवादा और गया ले जाई जाएगी। इसकी जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी है। इसको लेकर ही उन्होंने बताया कि बिहार में जल संकट को कम करने की योजना फिलहाल ट्रैक पर है। उम्मीद है कि इस साल तक ट्रायल का काम पूरा कर लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, गंगा जल पहुंचाने के लिए मिलाकर 191 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने का काम साल 2020 में ही शुरू हो गया था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामकर्ण शर्मा की। रामकर्ण शर्मा संस्कृत के कवि और विद्वान थे। उनका जन्म 1927 में बिहार के सारण जिले के शिवपुर में हुआ था। उनका निधन 18 दिसंबर 2018 को भारत में हुआ था। उन्हें पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में MA के साथ साथ साहित्याचार्य, व्याकरण शास्त्री और वेदांत शास्त्री की डिग्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मुरे BMNU के मार्गदर्शन में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से भाषा विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। शर्मा ने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। उनके साहित्यिक कार्यों में कविता संग्रह संध्या और वीणा और उपन्यास रास्या और सीमा शामिल है। पटना के पार्कों में अब बार-बार टिकट लेने के झंझट से मिलेगा छुटकारा। पटना के पार्कों में घूमने के लिए अब आपको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बिना प्रवेश शुल्क के ही पार्क में आप सैर कर पाएंगे। इसको लेकर एक विशेष पास बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको बनवाने के बाद आप भी बार-बार टिकट लेने के झंझट से छुटकारा पा लेंगे। इतना ही नहीं, आप जब तक चाहे पार्क का सैर कर सकते हैं। हालांकि यह सुविधा सुबह मॉर्निंग वॉक को छोड़कर मिलेगी, जिसके तहत पार्क में सैर करने के लिए मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक पास बनाए गए हैं। ध्यान रहे, पटना जू में और इको पार्क में सुबह की सैर मुफ्त नहीं है। वहीं पास की कीमत भी अलग अलग है। ये 100 रुपए मासिक से लेकर 1000 रुपए वार्षिक तक है। इसे बनवाने के लिए पार्क के काउंटर पर ही फॉर्म उपलब्ध करवाया गया है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 371 नए बस पड़ाव बनकर हुए तैयार। ग्रामीण इलाकों में परिवहन सेवा अब सुखद होने वाली है। इसको लेकर अब परिवहन विभाग ने 500 स्थानों पर बस पड़ाव बनाने का निर्णय पहले ही ले लिया था। विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायतों में बस पड़ाव बनाने की योजना के तहत 1000 जगहों पर काम चल रहा है, जिनमें से 371 पड़ाव बनकर तैयार हो गए हैं। अगले 2 साल में राज्य की सभी पंचायतों में बस पड़ाव का निर्माण कर लिया जाएगा। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद परिवहन विभाग ने पहले चरण में 500 बस पड़ाव बनाने की योजना पर काम शुरू किया था।
बिहार के लगभग 2963 विद्यालय जुड़ेंगे अब पक्की सड़क से। बिहार के लगभग 3000 गांव में अब नई सड़कों को बनाने की योजना पर काम हो रहा है, जिसकी मदद से 2963 विद्यालयों को अब पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। यह ऐसे विद्यालय होंगे जिन्हें पिछले साल पंचायत में मध्य विद्यालय से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की माने तो पूर्णिया में 69, रोहतास में 76, सहरसा में 77, समस्तीपुर में 51, सारण में 124, शेखपुरा में 47, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 47, सिवान में 82, सुपौल में 59, वैशाली में 126, अररिया में 61, अरवल में 24, औरंगाबाद में 82, बांका में 66, बेगूसराय में 127, भागलपुर में 179, भोजपुर में 119, बक्सर में 73, दरभंगा में 114, गया में 136, गोपालगंज में 68, जमुई में 28, जहानाबाद में 42, कैमूर में 52, कटिहार में 33, खगड़िया में 73, किशनगंज में 123, लखीसराय में 39, मधेपुरा में 49, मधुबनी में 68, मुंगेर में 143, मुजफ्फरपुर में 93, नालंदा में 51, नवादा में 84, पश्चिम चंपारण में 69, पटना में 72, पूर्वी चंपारण में 97 विद्यालय को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। बिहार में कार्यपालक अभियंता को मिला अधिक अधिकार। बिहार में कार्यपालक अभियंता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल में काम करने वाली एजेंसी को काम में कोताही पर काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। हालांकि पहले यह अधिकार कार्यपालक अभियंता के एक स्तर ऊपर के अधिकारी को दिया गया था। इसके साथ ही अगर एजेंसी का काम एक ही प्रमंडल के 2 अंचलों में हो रहा है तो ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार अधीक्षण अभियंता को दिया गया है। प्रमंडल के दोनों या एक कार्यपालक अभियंता उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। पीएम आवास योजना के लाभुकों पर होगी कार्रवाई। पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार बिहार में बगैर छत वाले लोगों के सिर पर छत देने की योजना से काम कर रही है। हालांकि पीएम मोदी की इस योजना में सेंध लगाने वालों की कोई कमी नहीं है, जिसके बाद अब बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा लेकर मकान बनाने का काम पूरा नहीं करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसके तहत ही सरकार की तरफ से ऐसे लाभुकों को अब नोटिस जारी किया जा रहा है जिन्होंने सरकार से पैसे तो ले लिए हैं, लेकिन अब बारी जब काम की आई तो कन्नी काटने का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को 3 किश्तों में योजना का पैसा दिया जाता है। इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं उग्रवाद प्रभावित जिलों में 1,30,000 रुपए की राशि दी जाती है। बिहार में 22 खनन इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। बिहार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन खान एवं भूतत्व विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जिसके तहत विभाग की तरफ से कई जिलों के खनन इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें 22 पदाधिकारियों के नाम शामिल है, जिसकी पूरी सूची सरकार ने जारी कर दी गई है, जिसमें श्यामानंद ठाकुर, शिवचंद्र प्रसाद, संजीव रंजन, अवधेश कुमार, संजय प्रसाद, अनूप कुमार त्रिपाठी, गौरंग कृष्णा, अनिल कुमार, अजीत कुमार, अमिताभ, उमेश चौधरी, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, प्रमोद कुमार, व्यास पासवान, महेश्वर पासवान, धर्मवीर कुमार, सुनील चौधरी, जयप्रकाश सिंह, मधुसूदन चतुर्वेदी, संजय कुमार, उमाशंकर सिंह, नितिन रोशन का नाम शामिल है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेकर मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने पर शुरू हुई बहस। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी एक आंख का ऑपरेशन करवाया है, तब से विपक्षी दलों की तरफ से बार बार बिहार से बाहर ऑपरेशन करवाए जाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सबके बीच प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने अब अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें यह साफ किया गया है कि फेमटो लेजर के साथ फेको विधि से मुख्यमंत्री का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया। इस तकनीक का फायदा यह है कि एक आंख के ऑपरेशन के बाद दूसरी आंख का ऑपरेशन 2-3 दिन बाद कराया जा सकता है। पहले यह होता था कि एक ऑपरेशन के कई सप्ताह के बाद ही दूसरी आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता था। फिलहाल यह सुविधा बिहार में उपलब्ध नहीं है। बिहार वासियों को बारिश से कोई राहत नहीं। आईएमडी बिहार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार वासियों को फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आईएमडी बिहार की माने तो उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले, जिसमें पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर और उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। साथ ही मेघार्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अपने स्वयंवर को लेकर रतन राजपूत का छलका दर्द। बिहार से निकली अभिनेत्री रतन राजपूत ने कुछ साल पहले नेशनल टेलीविजन पर अपने स्वयंवर का आयोजन करवाया था। हालांकि उनकी यह सगाई लंबे समय तक नहीं चली थी। वहीं सगाई टूटने के बाद रतन राजपूत ने भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध ली थी। इन सब के बीच अब जाकर रतन राजपूत ने अपनी बात कही है, जिसके तहत हाल ही में मीडिया की तरफ से पूछा गया कि रियलिटी शो रतन का रिश्ता करने के लिए आपकी आलोचना हुई थी, इससे आपकी करियर पर क्या असर पड़ा। इस सवाल पर जवाब देते हुए रतन ने अभिनव शर्मा से सगाई के बाद मैंने इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के
लिए ही 1 साल एक्टिंग से ब्रेक लिया था, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मैं कामयाब नहीं हो पाई और आखिर में हमने इसी आपसी सहमति से खत्म करने का निर्णय लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के कई विधायकों का साथ होने का किया दावा। राजनीति में कुछ भी संभव है, दल बदल की राजनीति आम बात हो गई है। वहीं समय समय पर विधायकों की टूट भी बिहार की राजनीति में देखने को मिली है। इन सब के बीच अब जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने तेजस्वी के सरकार गिरने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश सरकार अपना पूरा कार्यकाल चलेगी। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि नीतीश सरकार को गिरा सके। विपक्षी दल ध्यान रखे कि राजद के कई विधायक हमारे संपर्क में है। इसके साथ ही तेजस्वी के सरकार गिरने के बयान से हताहत होकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव इन दिनों मुंगेरी लाल हो गए हैं। वे हसीन सपने देख रहे हैं, उनके इस दावे में कोई दम नहीं है। बाढ़ और कटाव को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार का किया घेराव। बाढ़ की त्रासदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन सरकार पर हमलावर दिखे। कुछ दिनों पहले ही अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तेजस्वी ने लोगों की शिकायत सुनी थी। इतना ही नहीं, बाढ़ को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा था। इसी क्रम में अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि महीनों पहले चेताने के बाद भी सरकार ने कटाव रोकने की दिशा में मजबूत कार्य नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों का भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सीबीएसई के सर्टिफिकेट और मार्कशीट के लिए रीजनल ऑफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर। सीबीएसई के छात्रों के लिए अहम सूचना। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने सर्टिफिकेट और डुप्लीकेट मार्कशीट आदि के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम रखा गया है। इस नए पोर्टल के लॉन्च होने के बाद अब स्टूडेंट घर बैठे सीबीएसई बोर्ड से सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सर्टिफिकेट के लिए स्टूडेंट को अब रीजनल ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डुप्लीकेट मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आदि प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में कोविड-19 के मिले 200 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 190 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2249 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 4, अरवल में 5, बांका में 1, बेगूसराय में 10, भोजपुर में 1, भागलपुर में 8, दरभंगा में 9, ईस्ट चंपारण में 9, गया में 4, गोपालगंज में 4, जमुई में 2, कटिहार में 7, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 1, मुंगेर में 7, मुजफ्फरपुर में 13, नालंदा में 10, नवादा में 2, पटना में 17, पूर्णिया में 10, रोहतास में 1, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 6, सारण में 5, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 3, सुपौल में 5, वैशाली में 5 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,03,074 सैंपल की जाँच की गई। वहीं 335 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार पंचायत चुनाव होंगे 10 चरणों में। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने की तैयारियों को लेकर शनिवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। इस बैठक में 10 चरणों में चुनाव कराने की आयोग की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक में आयोग के आयुक्त दीपक प्रसाद ने सभी डीएम को अक्टूबर-नवंबर को लक्ष्य बनाकर तैयारी तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही आयोग की तरफ से मुहैया कराए गए सूची के अनुसार ईवीएम मांगने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि ईवीएम मांगने से पहले वेयर हाउस का इंतजाम भी सुनिश्चित किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी से यह भी पूछा गया कि किसी स्तर पर कोई कठिनाई हो तो तत्काल आयोग को अवगत कराया जाए। चिराग ने तेजस्वी के ऑफर को सुनने के बाद दिया धन्यवाद। लोजपा में जारी पारिवारिक कलह के बीच बिहार की राजनीति में नई गठबंधन बनने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम बिहार के विपक्षी दल तो इसी कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच बीते कई दिनों से राजद चिराग पासवान के साथ समीकरण साधने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब चिराग ने भी राजद के ऑफर पर अपना रिएक्शन दिया है, जिसके तहत चिराग ने महागठबंधन में आने और 2024 में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे के सवाल पर कहा कि अभी हमारे लिए पार्टी और परिवार सर्वोपरि है, इसके बाद ही आगे की रणनीति पर काम करेंगे। लोजपा में हुए विवाद पर मुझे तेजस्वी यादव के अलावा बिहार की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है। मैं समर्थन देने वाले सभी नेताओं और लोगों का स्वागत करता हूँ। 5 जुलाई को स्थापना दिवस से पहले रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी राजद। जब से लोजपा में चाचा भतीजे की लड़ाई शुरू हुई है, बाहरी दलों की दिलचस्पी पार्टी के दोनों गुट में देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मौके की नजाकत को समझते हुए राजद भी लगातार पारिवारिक कलह के बीच भाईचारा दिखाने की कोशिश में नजर आ रहा है। इसी क्रम में राजद की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा के चिराग पासवान के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत राजद 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाएगा। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में उनकी फोटो पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन राजद का स्थापना दिवस भी है, तो उससे संबंधित कार्यक्रम उसके बाद आयोजित किए जाएंगे। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने अपनी गिरफ्तारी देने की कही बात। जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव लंबे समय से जेल में बंद है। वहीं पप्पू यादव के रिहाई को लेकर लगातार उनके समर्थक भी कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने अपना बयान साझा किया है, साथ ही अपनी गिरफ्तारी का दावा भी किया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक पप्पू यादव विगत 46 दिनों से जेल में बंद है। उनकी रिहाई के लिए 27 जून को करो मरो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना काल में जब सत्ताधारी और विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, उस वक्त अपने मेजर ऑपरेशन के बाद भी एकमात्र पप्पू यादव ने संपूर्ण बिहार में अस्पताल से लेकर शमशान घाट का जायजा लिया था। ऐसे नेता का सम्मान करने के बजाय साजिश के तहत उन्हें सलाखों के पीछे बंद किया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत और पाकिस्तान ने 2008 में ईरान से अपनी आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावट का हल किया था। भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रे की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 1838 में हुआ। उड़न परी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पीटी उषा का जन्म 1964 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह का निधन 1839 में आज ही के दिन हुआ। भारतीय सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष सैम मानेकशॉ का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ। डॉक्टर नीरज मिश्रा ने डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन की प्रभाविकता पर दिया बयान। इन दिनों कोरोना के वर्तमान लहर के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं कई दिनों से ऐसी खबरें मीडिया में आ रही थी कि कोरोना के बदले स्वरूप डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन प्रभावी नहीं हो सकता। हालांकि इन सबके बीच ओडिशा के रहने वाले स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज मिश्रा ने बताया कि यूके की एक खबर में कहा गया है कि एक नए अध्ययन के अनुसार भारत वर्तमान में जिन 2 टीकों यानी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड का उपयोग कर रहा है, वो कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की आवश्यकता है। ज्ञात हो कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट उनमें से एक म्यूटेशन है जो कि मौजूदा समय में लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली का लिया पक्ष। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को मिली हार का ठीकरा हर कोई विराट कोहली पर ही फोड़ रहा है। कई खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता भी कोहली से नाराज नजर आ रही है। इन सबके बीच आकाश चोपड़ा ने कोहली का बचाव किया है, जिसके तहत अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है तो इसके लिए कप्तान विराट कोहली जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी उदाहरण दिया और कहा कि उनकी कप्तानी में भी टीम इंडिया 3-3 आईसीसी टूर्नामेंट में फेल रही थी, तो क्या हम सिर्फ कप्तानी की वजह से खिताब गंवा रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,150 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,150 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल के दाम ने आसमान छू दिया है। आलम यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है, जिसके तहत राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 100.14 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.99 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है असलम राज, जयनंदन कुमार, राजीव त्रिलोकी, कौशल कुमार, पवन कुमार, विभा कुमारी, मनोज सैफी, प्रेम कुमार, रवि राज, पंकज कुमार, शंभू कुमार, अमन कुमार, सुजीत सिंह, प्रिंस कुमार, रवि कुमार, अशोक राम, संजय कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार तेजस्वी यादव समेत अन्य मंत्रियों की तरफ से लोजपा को राजद में दिए गए विलय के ऑफर को चिराग पासवान को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।